हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स क्लासेस। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैं ले रहा हूँ क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रियल नंबर्स होते क्या क्या है। देखो बच्चों, जितने भी आपने अभी तक नंबर पढ़े हैं अप टू क्लास 10 आपने दो टाइप के नंबर पढ़े हैं। एक नंबर आपने पढ़ा है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स के बारे में आपने स्टडी करी होगी, और सेकंड वन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ कि कौन से नंबर्स रेशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। क्योंकि जो रियल नंबर है उस रियल नंबर में रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। मतलब मैं अगर शॉर्ट में कहना चाहूँ तो ये कहूंगा कि रियल नंबर्स इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो एक एक करके इनको समझते हैं। रेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि जिन्हें हम फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं। where p and q both are integers, जहां पर ये जो p होगा ये भी आपका कोई इंटीजर होगा और q भी क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा। अब इंटीजर है, इसमें कंडीशन और है। वो कंडीशन ये है कि जो अपॉन में यानी कि जो डिनोमिनेटर है q, मैंने क्या लिखा कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मीन्स ये जो q होगा, q में भी एनी इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर आप लगा सकते हैं। कारण क्या है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप जानते होंगे कि समथिंग अपॉन जीरो, एक्स अपॉन जीरो या वन अपॉन जीरो, टू अपॉन जीरो, इन सब की वैल्यू इंफिनिटी होगी, है ना। इन सब की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इरेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो मतलब रेशनल नंबर नहीं होते, द नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर में कौन सी आए? इसमें स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आ जाते हैं बच्चों। ये हो गया 3 प्लस रूट 5 हो गया, ये इरेशनल नंबर, ठीक है ना। हालांकि ये भी आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि केवल फ्रैक्शन होना ही रेशनल नंबर नहीं है, उसकी कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये रूट 3, स्क्वायर रूट 3 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स को अगर मैं और इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आपको भी रिकॉल करवाता हूँ और नंबर्स के बारे में जो आप लोगों ने पढ़े हैं। वो कौन कौन से नंबर्स आपने पढ़े हैं, एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए उसका। आपने पढ़े हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम वन। हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वन से। तो 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये हमारे कौन से नंबर हो गए? नेचुरल नंबर्स। सेकंड नंबर जो आपने पढ़े हैं बच्चों, वो पढ़े हैं होल नंबर। होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर क्या हो जाएगा कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। अगर मैं इसके साथ जीरो भी इंक्लूड कर देता हूँ, यानी कि इस सेट में अगर मैं एक नंबर और डाल देता हूँ जीरो, ये जो सेट हमारा तैयार हुआ ये किसका सेट हो जाता है? होल नंबर्स का। इसके अलावा यहाँ पर बात आई रही थी इंटीजर की। इंटीजर कौन होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी एंड जीरो। ये जो सेट बनता है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को मिला के, ये आपका क्या होता है? इंटीजर होता है। इसके अलावा आपने क्या क्या पढ़ा है? इसके अलावा आपने इवन नंबर्स पढ़े हैं, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, जो दो से डिवाइड हो जाए, जैसे कि कौन से आपके 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन, ये भी रिपीट कर जाएगा, इसका सेट भी इनफाइनाइट सेट होता है ये। इसके अलावा आपने पढ़े हैं और नंबर्स, और नंबर्स व्हिच आर द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो कौन से ऐसे नंबर्स हुए? 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बच्चों कंपोजिट नंबर, है ना। तो कंपोजिट नंबर और साथ में चलता है इसके प्राइम नंबर, ठीक है। तो पहले प्राइम नंबर को मैं बताता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है? इधर नंबर्स व्हिच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके कितने? दो फैक्टर, नॉट मोर देन टू, नॉट लेस देन टू, यानी कि इसके दो ही फैक्टर होने चाहिए, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, ठीक है। तो पहला प्राइम नंबर हमारा आता है 2। देखो इसके कौन से दो फैक्टर्स हैं? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया। ऐसे ही दूसरा प्राइम नंबर है हमारा 3, इसका भी एक फैक्टर 1 और एक 3, है ना। फिर ऐसे ही 5, ऐसे ही आ गया 7, फिर 11 13 और ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है। बात करता हूं अगर मैं कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर। इसमें मैंने आपको बताया कि जिसके दो ही फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है। तो पहला कंपोजिट नंबर हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 9 10
एंड अप टू सो ऑन। 4 क्यों आया? क्यों? देखो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 भी है इसका फैक्टर, 2 भी है, 2 भी है। ऐसी कोई सा भी नंबर ले लो, आपने ले लिया 10 तो 1 तो होगा ही, 10 भी होगा। इसके अलावा किससे? 2 से कट हो, ये 2 इसको डिवाइड कर लेगा, 5 इसको डिवाइड कर लेगा, तो इसके देखो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। अब मैं बात करता हूँ 1 की। देखो आप, प्राइम नंबर में भी 1 नहीं आया, कंपोजिट नंबर में भी 1 नहीं आया। अब 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में फिट हो रहा है, क्योंकि इसके प्राइम नंबर के लिए इसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए थे, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा। तो 1 ना तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में फिट हुआ, ना कंपोजिट नंबर की। इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम नंबर होता है और ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर आप देखो, इसके नीचे आप देखो 1 लिख सकते हो, सबके नीचे, है ना, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आपके सब इनके नीचे क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा कि ये हमारा रेशनल नंबर है। देखो ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। ठीक है, जीरो भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि जीरो को 0.1 लिखो या 0.2 लिखो, कोई सा भी आप इसमें अपॉन में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी आपने नंबर पढ़े हैं ये रेशनल, और इसके अलावा क्या रह गया रेशनल में? बाकी और जो फ्रैक्शंस रह गए, जैसे मान लो 1/3 मैंने लिख दिया, या -2/3 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, ये सारे नंबर और फिर ये जो फ्रैक्शंस बची हैं वो सारे मिलकर हमारे क्या बना दिया? रेशनल नंबर। अब कौन से रह रहे हैं हमारे? इरेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल और इरेशनल इन दोनों को अगर मैं सम अप कर लूं, मतलब इन दोनों का एक सेट ले लो, सारे रेशनल नंबर भी ले लो, सारे इरेशनल नंबर भी ले लो, तो किसका सेट हमारा तैयार होता है? रियल नंबर। तो ये तो आपका चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है ना, उस चैप्टर का आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब क्लास 10 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो आपके सिलेबस में इसके अलावा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? अर्थमेटिक की ये कहती है कि कोई भी अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर रहा, सपोज करो कि मैं कोई सा भी कंपोजिट नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 15, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 3 है और 5 है। ठीक है, प्राइम फैक्टर देखो प्राइम नंबर में भी आ रहा होगा 3 और 5, तो इनके हम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है, इसके अलावा नहीं लिख सकते हम। हाँ, अगर आप चेंज कर सकते हो कि 5 इनको 3 लिख दिया तो बात तो एक ही है। ठीक है ना, तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि क्लास 10th में अगर मैं आप बात करूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो सिंपल मतलब आपको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, और क्वेश्चन भी इसके इजी है, केवल 2 एक्सरसाइज आपके पास है। ठीक है ना, तो बहुत इजी चैप्टर ही रहने वाला है, और आई होप ये 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर फर्स्ट एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने को मिलेगा कि 2 या 3 नंबरों को आपसे एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकता है। वो चलो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, एक बार रिकॉल करवा दूंगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, एक यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये बच्चों केवल 2 नंबर्स के लिए काम करता है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन आएगा इसका फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन है, तब मैं आपको बताऊंगा कि 2 नंबर के लिए ही ये जो रिजल्ट है ये होल्ड करता है, 3 नंबर्स के लिए कुछ और रिजल्ट है। ठीक है ना, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ। पहले एक्सरसाइज 1.1, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1.1 की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन उसमें है, आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में ले, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में। एक्सरसाइज नंबर 1.1, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कोई सा भी एक नंबर ले लो, मैं चलो सेकंड ले लेता हूँ 156। तो इसको हमको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है 156। तो बहुत इजी है बच्चों, ये 156 आप इसके फैक्टर कर लीजिए। पहले देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर देखो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आपका प्राइम हो गया, तो 13 1 जा 13। अब 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि अगर और इसको लिखना चाहें आप तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये आ गया 3 और ये आ गया आपका।
इसी टाइप से बच्चों जितने भी इसके और पार्ट्स है, आई थिंक 5 पार्ट इसमें दे रखे हैं आपको, तो आप पांचों के इसी टाइप से प्राइम फैक्टर्स करेंगे और इस टाइप से आप उसे लिख देंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। यही वाला रिजल्ट आपको वेरीफाई करना है कि दो नंबर्स का मैं एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी कि प्रोडक्ट निकालूं, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 26 एंड 91। यहाँ से आपको एलसीएम एचसीएफ भी रिवीजन हो जाएगा कि कैसे हमें निकालना है, ठीक है। तो सेकंड का पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ, हमें 26 और 91 का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और फिर ये देखना है कि क्या ये वाला फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो 26 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 into 13 हो गया, और 91 के 13 7 जा, यानी कि 13 into 7 हो गया। एचसीएफ बेटा कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। दो नंबर हो या तीन नंबर हो, अगर आपको एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो आप क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं पहले। इन दोनों में कॉमन देखो कौन सा आ रहा है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो इसका एचसीएफ माना जाएगा 13, ठीक है। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम में जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सब लो, आपको दिख रहा है 2 भी दिख रहा है, आपको 13 भी दिख रहा है, आपको 7 भी दिख रहा है, और करना क्या है, जो इनकी हाईएस्ट पावर होगी वो पावर आपको लगानी है। जैसे देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, 13 की भी 1 है, यहाँ 7 की भी 1 है, 13 की भी 1 है। तो पहले तो आपने सारे नंबर जो भी आपको दिख रहे हैं वो आपने लिख दिए। अब इसकी मैक्सिमम पावर, भाई 2 की मैक्सिमम पावर देखो 1 ही है, तो 2 की पावर 1, 13 की भी यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 ही इसके मैक्सिमम पावर रिंग, तो मैंने ये लिखा है, और से तो कितना आ जाएगा ये, 13 7 जा 91 हो गया, और 91 पूछा 180, ये इसका एलसीएम आ गया। अब चलो इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आप निकालो, ठीक है। अब एलसीएम क्या आया मेरा 182 आया, और एलसीएम कितना है 13, ठीक है। तो 13 टू जा 26 2 हो गया, और 13 8 जा 104, और 2 106 हो गया, 13 1 जा 13 106 10 हो गया, 13 1 जा 13, और 10 2366 2366, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ गया। अब आप दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। कौन कौन से नंबर थे आपके पास, एक तो 26 था और एक था आपका 91, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 91 की 26 से करो, 6 9 6 6 9 54, 2 1 2 2 9 18, 6 हो गया, 6 हो गया, 8 + 5 13, 1 + 1 2, यानी कि आ गया 2366। आपने क्या देखा, दोनों नंबरों की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो सेम प्रोडक्ट आ रहा है जो एलसीएम और एचसीएफ की, मतलब एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट दोनों सेम आ गए। तो यही पर हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पर 2 नंबर्स है, ये 2 नंबरों के लिए ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है, ठीक है। बात आती है कि अगर ये 2 नंबर के लिए होल्ड करता है, तो अगर मान लो 3 नंबर है ना, वैसे 3 नंबर है तो एलसीएम एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि 3 नंबरों का भी आप इसी टाइप से जो रिलेशन होता है एचसीएफ एलसीएम और नंबर्स के बीच, ठीक है। तो 3 नंबरों के लिए क्या है, 3 नंबरों के लिए ये है बेटा रिलेशन, अगर आपको एचसीएफ निकालना है कोई भी 3 नंबर के लिए, मान लो ए बी सी का, तो फॉर्मूला देखना क्या आएगा, ये आएगा ए इंटू बी इंटू सी, और एलसीएम ऑफ ए बी सी, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, और क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ ए सी, ठीक है। इतना बड़ा फॉर्मूला है ना। और अगर मैं एलसीएम की बात करूँ 3 नंबरों के एलसीएम की ए बी सी, तो इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा ए इंटू बी इंटू सी एचसीएफ ऑफ ए बी सी, और क्या आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ पेयर रहेगा ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए सी। हालांकि इस टाइप के 3 नंबर्स वाला ये जो फॉर्मूला आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, कि 3 नंबरों में, मतलब ये ध्यान रखना कि ये केवल 2 नंबरों के लिए ही होल्ड होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर और एडवांस जाऊं एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग, मतलब जो आपके सिलेबस में नहीं है, छोटी सी बात और समझा देता हूँ कि सपोज करो आपके पास फ्रैक्शन है, मान लो ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन, है ना। अब अगर मैं फ्रैक्शन है, और ये कंपटीशन में भी आता है,
अगर कब ये आपका पूछा जाए कि मुझे निकालना है इनका एलसीएम फ्रैक्शन का, अब बात ये है कि चलो अगर हमारे पास नंबर हो तो हमने उसका प्राइम फैक्टर कर लिए, ठीक है, और वहां से एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए। लेकिन अगर किस टाइप से फ्रैक्शन में रहता है तो फ्रैक्शन में क्या रूल है कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है बेटा कि एलसीएम आप न्यूमरेटर का निकालो, ए सी ई, इन तीनों नंबर जो न्यूमरेटर आ रहा है इनका एलसीएम निकाल लो और इसको डिवाइड कर दो इनके एचसीएफ से। एचसीएफ क्या है, बी डी एफ, ठीक है ना। मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, इनको ये जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा इसको डिवाइड करने के बाद वही जो है इन फ्रैक्शंस का एलसीएम होगा। सिमिलरली अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ, अगर इन तीन फ्रैक्शन का मुझे एचसीएफ निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एचसीएफ न्यूमरेटर यानी कि ए सी ई का एचसीएफ निकाल लो और एलसीएम निकाल लो आप बी डी एफ, ठीक है। ये फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसी टाइप से आपके पास एक या दो पार्ट इसके और है, तो उन दोनों पार्ट्स को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15, 21, ठीक है। 12, 15, 30, 20, ये तीन नंबर आपके पास है और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपको उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल, चलो का भी डिवीजन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक है 12, एक है 15 और एक है 21, ठीक है। तो 12 को आपने पहले इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 4, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा 3 7 20, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, एचसीएफ में क्या मैंने आपको बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको ये वो नंबर देखना है जो तीनों में आ रहा है। आपने देखा 3 आ गई है, 3 आ गई है, 3 आ गई, और इसकी लीस्ट पावर लिखी जाती है, कम से कम पावर। अब कम कहो या ज्यादा कहो, एक ही पावर है इसकी 3, यही इसका एलसीएम, और कोई दूसरा नंबर में दिख नहीं रहा जो तीनों में कॉमन, ठीक है। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम में जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सब लिखो। आपको दिख रहा है 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, इनकी मैक्सिमम पावर लिखो। भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है और 3 की 1 पावर है, यहाँ पर तो 3 की भी 1 पावर है और इस वाले में 3 और 7 दोनों की 1 पावर है, ठीक है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, तो सॉरी 1 है, 5 भी एक ही बार आ रहा है और 7, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 3 5 7, तो 4 3 12, 5 60, 7 420 या 427, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया एलसीएम। इसी टाइप से आपको कोई भी तीन नंबर है बच्चों, तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर लिख लो। एचसीएफ में जो तीनों का कॉमन आ रहा है, अगर मान लो एक बार और 3 रहता है यहाँ भी तो 2 बार 3 आ रहा है तीनों में, तो आपका 3 × 3 एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम में पहले सारे नंबर लिख लिया करो, और जैसे मान लो 2 की पावर 2 यहाँ पर 2 के मतलब कोई और नंबर होता है 2 की पावर 3 आता है, तो 2 तो आपने लिख लिया है, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3, फिर यहाँ पर आप 3 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ हो गया तीन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर अगला आ रखा है कि गिवन दैट एचसीएफ, चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको दे रखा है एचसीएफ दो नंबर्स का, एचसीएफ ऑफ 306657, 306 एंड 657 का एचसीएफ आपको दे रखा है 9, और इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, ठीक है। एलसीएम निकालना है, तो आपने क्या देखा, हमारे पास नंबर्स भी गिवन है, ठीक है, हमारे पास एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम निकालना, और नंबर भी कितने हैं, 2। तो दो नंबरों के लिए हमारा कौन सा रिजल्ट है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमें पता नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको चलो एक्स ले लेता हूँ, ये निकालना है, तो लेट कर लिया कि एलसीएम इसका एक्स है, एक्स इंटू एचसीएफ, एचसीएफ हमें दे रखा है 9। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो दोनों नंबर्स है उनकी मल्टीप्लाई, तो कितनी है बेटा, 306 इंटू 657, यहाँ से आप x इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ गया 657 और ये 9 अपॉन में आ जाएगा, 9 से इसको कट कर लेगा, 9 3 27, 336 9 4, तो करेंगे क्या, 34 की और 657 की मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा दिस विल बी योर एलसीएम, ठीक है बेटा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेक वेदर 6 to the power n कैन
एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखें। कह रहा है हमसे कि क्या 6 की पावर n, एक नंबर दिख गया उसमें, पहले इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 6 की पावर n, जहां पर n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो क्या ये कभी जीरो से जीरो पे एंड करेगा? जीरो पे एंड होने का मतलब है कि क्या मैं n के सामने कोई ऐसा नेचुरल नंबर लगाऊं। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, है ना, काउंटिंग नंबर्स। आपने जैसे 1 लगाया तो 6 आया, 2 लगाया तो 6 6 36, 3 लगाया तो ये आएगा 216, ऐसे 4 लगाओगे। हमें ये देखना है कि जीरो पे एंड होने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आ रहा है 6, तो क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है कि मैं वो वैल्यू लगाऊं और लास्ट में हमारा कितना आ जाए। अब ये तो है कि हम इतने सारे नंबर तो लगा भी नहीं सकते, इनफाइनाइट हमारे क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको एक थॉट लेके चलना है। आपको ये बात बता दी है कि कोई भी नंबर रखो जो जीरो पे एंड हो रहा है, जैसे आपने ले लिया अपने, है ना, ये जीरो पे एंड हो रहा है, यानी कि इसकी यूनिट प्लेस में क्या है, जीरो है। तो आप देखोगे कि इसकी जो भी फैक्टर्स होंगे, भाई इसका फैक्टर 2 भी है और 5 भी है, इसका फैक्टर 10 भी है ना, प्राइम फैक्टर। मतलब अगर जो भी नंबर जीरो पे एंड हो रहा होगा उसका दो फैक्टर तो जरूर होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 छूटेगा नहीं। ऐसे ही आप 100 लेंगे, है ना, अब 100 में क्या है कि इसका एक फैक्टर 2 है और दूसरा 5 है, फिर इसका 50 भी है, 10 भी है, लेकिन आपने ये देखा कि 2 और 5 तो इसके जरूर ही क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर जीरो पे एंड होता है उसके ये दोनों फैक्टर, अगर दोनों फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5, इसके अलावा कुछ और आ जाए हमें मतलब नहीं, हमने अगर देख लिया कि 2 और 5 आ रहा है तो डेफिनेटली वो नंबर जो है मतलब जीरो पे एंड होगा। ठीक है, अब हम ऐसे 1 2 3 4 लगाते तो देख नहीं सकते, यही चेक कर लेते कि क्या इसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। 6 की पावर n को अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n, आपने लिखा 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। ठीक है, अब आपने देखा कि 2 तो आ रहा है, भाई अगर n के सामने 1 लगा दूंगा तो इसका फैक्टर तो 2 है, लेकिन अब मैंने बात करी थी कि दोनों आने चाहिए ना, 5 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 प्राइम नंबर। अब 3 की कितनी भी पावर आप अगर इसमें लगा लेंगे तो 5 आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 5 बीइंग अ प्राइम नंबर ये किसी का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पर इतना ही लिखना है कि सिंस 2 and 5 both are not the factors of 6 to the power n, या आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 is not a factor of 6 to the power n। भाई दोनों आने चाहिए था, तभी मैं मानता कि जीरो पे एंड हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी, लेकिन 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो आप चाहे तो ये लिखिए कि 5 इसका एक फैक्टर नहीं है, या 2 और 5 दोनों मतलब इसके फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, वो था 2 तो सिंगल तो आ रहा है, लेकिन दोनों के दोनों आने चाहिए थे। 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, सो आप कह सकते हो 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट, ये कभी भी जीरो पे खत्म नहीं होगा। ठीक है, और इसी टाइप से बच्चों और भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, जैसे 4 की पावर है, आप इसको करना 2 टू द पावर है, 2 टू द पावर है, यहाँ पर भी लिखना कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, सो इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0, कुछ भी वैल्यू लगा लो आप। ठीक है, तो जहाँ पर 2 और 5 दोनों दिख जाए वहां पे लिख देना कि जीरो पे एंड करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन व्हाई 7 11 13 प्लस 13 ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, अब मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन की कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। भाई दो फैक्टर तो हर नंबर के हैं, एक अपने आप से कटेगा ही, और एक हुआ अगर वन और अपने आप के अलावा नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई भी एक फैक्टर अगर आपको दिख जाता है, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन दिया था 7 11 13 प्लस 13, ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 11 13 प्लस 13। सबसे पहले मैं बात करूँ कितनी इसमें टर्म्स हैं, तो आपको पता है कि प्लस और माइनस से ही टर्म्स हमारी सेपरेट होती है, मल्टीप्लाई वाली एक ही टर्म मानी जाती है, तो ये एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। तो आपने देखा इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन आ रहा है, तो आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ 7 11, यहाँ 1 और यहाँ भी कितना 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 13 77 प्लस 1। देखो यहीं से क्लियर हो गया, देखो ये नंबर था आपके पास,
भाई इसका एक फैक्टर तो ये खुद ही, और एक फैक्टर इसका क्या है, 1 है, दो फैक्टर हो गए। अब जैसे ही मैंने यहाँ 13 कॉमन लिया तो इस नंबर के एक फैक्टर 13 और आ गया, यानी कि कुल मिला के दो से ज्यादा फैक्टर आ गए। तो ये वैसे ही आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज कंपोजिट नंबर। या इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो लो, ये आ जाएगा आपका 78। फिर आपने इसको फिर इसको कर लो जाए, ये आ जाएगा 239, यानी कि 3 इंटू 13। कितने फैक्टर आ गए, इसको तो बहुत सारे फैक्टर आ गए। वन और नंबर तो था ही, 13 भी दिख रहा है मुझे, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, और 13 टू जा 26 भी इसका फैक्टर है, 3 टू जा 6 भी इसका फैक्टर है, 13 3 जा कुल मिला के दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। आप बस ये लिखेंगे सिंस गिवन नंबर, जो भी नंबर आपको गिवन है, गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर है बेटा, कंपोजिट नंबर। ठीक है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, 7654321 प्लस 5। 7 6 सेकंड पार्ट इसका 7654321 प्लस 5। अब मैंने कहा ना ये मल्टीप्लाई में सारे एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, है ना। दोनों में आपने देखा 5 कॉमन आ रहा है, तो कितना आ गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर भी जो 5 कॉमन कर लिया तो 1। तो यही को लिख दो 5, देखो इसका एक एक्स्ट्रा फैक्टर निकल के आ गया, ठीक है ना, नंबर ऑफ इटसेल्फ एंड 1 के अलावा 5 आ गया। तो वही आप चाहे तो इसको और अगर करना चाहें तो आप क्या करें, थोड़ा इसकी मल्टीप्लाई कर लें और 1 उसमें ऐड कर लें, ठीक है, सिंगल नंबर आ जाएगा। तो वो नंबर भी हो गया, 5 भी हो गया, ये नंबर अपने आप था, ये 1 भी है, तो बस आपको इतना लिखना है, यही वाली लाइन, गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time. एक तो सोनिया है और एक है रवि। अच्छा, तो हमें बताना है कि ये कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, सोनिया 18, रवि 12। तो क्या कह रहा है कि स्पोर्ट्स फील्ड है और उस फील्ड में एक सर्कुलर आपका इस टाइप से ग्राउंड, ठीक है। अब इस ग्राउंड में क्या है कि अगर मान लो सोनिया और रवि, ये सोनिया है, सोनिया क्या करती है, सोनिया में इसका एक कंप्लीट राउंड लगाती है, पूरा चक्कर लगा के वापस यहाँ पे आती है, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। अगर मैं रवि की बात करूँ, रवि भी अगर इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, दौड़ता है, तो उसको टोटल एक चक्कर जो है, एक राउंड वो 12 मिनट में खत्म करता है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या हमारा, दोनों ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, सोनिया और रवि ने दोनों ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया। तो हमें बताना है कि वो कितने चक्करों के बाद, कितने राउंड के बाद दोनों इसी पॉइंट पे आते हैं। अब आप पहले समझिए, जब पहला चक्कर चल रहा होगा, तो क्या होगा कि रवि तो यहाँ 12 मिनट में पहुंच चुका होगा, सोनिया यहाँ नीचे कहीं होगी। जब तक सोनिया यहाँ पहुंचेगी, रवि जो है दूसरी जगह यहाँ पहुंच चुका होगा, है ना, रवि आगे पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पर तो दोनों मिले ही नहीं। हमें यही बताना है कि दोनों इसी पॉइंट पे कम मिलेंगे, ठीक है। और मिलेंगे तो कई बार ही, मतलब हो सकता है कि 3 चक्कर में भी मिले, फिर 10 4 6 चक्कर में भी मिले, हमें पहली बार बताना है कि कब मिले। तो इसके लिए क्या है कि यानी कि इन दोनों का हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, मल्टीपल, ठीक। तो निकालते चलो, सिंपल, इसका एलसीएम हमें निकालना है, तो वही आपका टाइम टेकिंग बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द ग्राउंड, वन राउंड ऑफ द ग्राउंड, कितना देर का बेटा, 18 मिनट। सिमिलरली टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द ग्राउंड इज इक्वल्स टू 12 मिनट। हमें बताना है कि कितने कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो सिंपली आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 निकाल के लिखना, 36 आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी अगर आप करना चाहो तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर ऐसे ही 9 ऐसे ही, 2 3 जा 3 से कट कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये आ गया 3 3 जा 9, तो 18 3 जा 36।
यानी कि ये दोनों के दोनों 36 मिनट के बाद इसी पॉइंट पे होगा। क्या उस कंडीशन में 36 मिनट का मतलब है कि सोनिया के तो केवल हुए 2 ही चक्कर। भाई पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर भी 18 मिनट में। सोनिया ने तो 2 चक्कर लगाए। रवि की बात करो तो रवि उतनी देर में 36 3 राउंड लगा चुका है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ राउंड से मतलब नहीं है, हमें तो ये बताना था कि कितनी देर में कितने टाइम के बाद मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में भी आते हैं। कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो अलार्म वाली वॉच, जैसे ये एक 2-3 घड़ियां ले लेगा, 2-3 वॉचेस ले लेगा और कहेगा कि एक घड़ी जो है हर 15 मिनट के बाद अलार्म बजाती है, एक घड़ी हर 25 मिनट के बाद अलार्म बजाती है और एक घड़ी हर जो है 30 मिनट के बाद अलार्म बजाती है। अब ये सुबह अगर 8 बजे इन तीनों को मैंने अलार्म सेट किया, ठीक है, तो हमें बताना है कि ये तीनों घड़ियां एक साथ कितने बजे अलार्म बजाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जब आपने 8 बजे इन तीनों का अलार्म सेट कर दिया तो ये वाली घड़ी तो 8:15 पे ही बजाएगी, तो उस समय ये दोनों घड़ियां नहीं बजा रही होंगी अलार्म, ये बजाएगी 8:25 पे और ये बजाएगा 8:30 पे। तो हमें बताना है कि कौन से समय में ये तीनों घड़ियां एक साथ अलार्म बजाएंगी। तो आप उस कंडीशन में क्या करें, ये 15, 25 और 30 इन तीनों का एलसीएम लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 3 से कर लो, जो ये 5 से कर लो, 5 3 15, 5 5 जो 5 6, ठीक है। अब 3 और 5 तो आपके प्राइम है, 3 से 3 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 5 1 2 और ये आ जाएगा 5 1 1, 5 2 10, 10 3 30, 35 जो 150, यानी कि ये तीनों घड़ियां 150 मिनट के बाद अलार्म हो जाएंगे। तो पूछेगा कौन से टाइम पे, ठीक है, तो भाई 150 मिनट में कितने हो गए आपके, 2 घंटे हो गए, 120 मिनट, 2 घंटे और 30, 2 घंटे 30 मिनट हो गए। तो अगर 8 बजे है तो कितने बजे, 8 में 2 मतलब 2 घंटे 30 मिनट और ऐड करो, ये हो जाएगा 10:30। तो 10:30 AM पे ये तीनों घड़ियां एक साथ क्या करेंगे, अलार्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे ये क्वेश्चन आए या ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आए, तो उसमें भैया 3 टाइप की जो लाइट्स हैं आपकी, येलो ग्रीन है ना एंड रेड, इस 2 मिनट बाद ये जलती है, ये 3 मिनट बाद जलती है, ये 5 मिनट बाद जलती है। तो ऐसे ये 8 AM या 7 AM पे अगर मान लो ये तीनों एक साथ जले, तब बताओ ये तीनों एक साथ कितने टाइम पे चलेंगे। हमें उस समय फिर ट्रैफिक में तो अफरा तफरी मच जाएगी कि जाना है नहीं जाना है, रुकना है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, ये जैसे अलार्म वाला हो गया या इसी टाइप के क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, हमें कॉमन मल्टीपल देखना है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम इस टाइप के क्वेश्चन में आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है और इसकी एक सेकंड एक्सरसाइज और है इरेशनैलिटी, जिसमें आपको इरेशनल नंबर्स प्रूफ करने होंगे। कोई भी नंबर इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ किया जाएगा वो मैं आपको सेकंड लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट और बस एक थ्योरम आपको समझा दूं, वो इरेशनैलिटी में भी काम आएंगे, ताकि अभी से अगर आपको पता हो तो सेकंड लेक्चर में पहले मैं आपको उस थ्योरम को एक बार और रिवाइज करा। थ्योरम हमारी क्या है, उस थ्योरम का प्रूफ नहीं है, बस आपको केवल स्टेटमेंट ध्यान रखना है, क्योंकि उसका यूज इरेशनैलिटी में इरेशनल नंबर प्रूफ करने में है। थ्योरम क्या है कि अगर p इज ए प्राइम नंबर, कोई भी एक नंबर अगर p प्राइम है, ठीक है, और ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, कोई भी नंबर है, तो अगर ये प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को, मतलब ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी अगर उसको डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली ये जो p होगा, ये p जो है इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी प्राइम नंबर ले लिया 5, ठीक है, अब 5 बताओ 10 के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, डिवाइड करता है 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या 5 10 को भी डिवाइड करेगा, तो करता ही है, 5 टू 10, ठीक है। और भी कोई नंबर ले लो, आपने ले लिया 7, ठीक है, तो 7 14 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, करता ही है, क्योंकि 14 इंटू 14 7 टू 14 कट जाएगा। तो हमें ये देखना कि क्या 7 इस 14 को डिवाइड करता है, तो करता है, ठीक है। तो ये आपकी जो थ्योरम है इसका यूज होना है उसमें कि अगर p प्राइम है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, सेकंड लेक्चर मैंने आपको बता ही दिया है कि इरेशनैलिटी वाला रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आता है और लॉन्ग में आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर, मतलब आज की पढ़ाई समझ में आई होगी, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। ओके।
That's all for today. Have a good day. Okay.